ये कहानी है एक ऐसे 23 साल के लड़के की जिसने अकेले ही दुनिया के सबसे बड़े, सबसे ताकतवर साम्राज्य की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। तारीख थी 23 मार्च 1931 और जगह लाहौर सेंट्रल जेल। इतिहास में ये तारीख हमेशा हमेशा के लिए दर्ज होने वाली थी। वक्त था शाम के 7:33। अब देखिए, फांसी हमेशा सुबह दी जाती है, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत के दिल में इन क्रांतिकारियों का खौफ, डर इतना ज्यादा था कि उन्होंने सारे नियम कानून ताक पर रख दिए। फैसला हुआ कि इन्हें शाम को ही फांसी दे दी जाए। और फिर 3 नौजवान फांसी के तख्ते की तरफ बढ़े, लेकिन उनके चेहरों पर डर का कोई निशान नहीं था, बल्कि एक मुस्कान थी और होठों पर एक गीत, मेरा रंग दे बसंती चोला। ये कहानी है भगत सिंह की, एक ऐसी सोच जो मौत के सामने भी नहीं झुकी। वो कहते थे, जिंदगी तो अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। और यही सोच, यही फलसफा उनकी क्रांति की बुनियाद था। तो सवाल ये उठता है कि क्रांति की ये आग, ये चिंगारी आखिर भड़की कहां से थी? इसे समझने के लिए हमें कहानी की बिल्कुल शुरुआत में जाना होगा। भगत सिंह का जन्म 1907 में एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति खून में दौड़ती थी। वो बचपन में अपने चाचा से पूछते थे कि हम खेतों में बंदूकें क्यों नहीं उगाते ताकि अंग्रेजों से लड़ सकें। लेकिन उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब वो सिर्फ 12 साल के थे। जलियांवाला बाग का वो नरसंहार। उस घटना के बाद वो उस खून से सनी मिट्टी को एक शीशी में भरकर घर ले आए और कसम खाई कि इस जुल्म का बदला आजादी से लिया जाएगा। बस उसी एक घटना ने उनके अंदर के सोए हुए क्रांतिकारी को जगा दिया। अब उनके हर एक्शन का, हर कदम का सिर्फ एक ही मकसद था, सोई हुई ब्रिटिश हुकूमत को जगाना, या जैसा कि वो खुद कहते थे, बहरों को सुनाना। उनके पहले बड़े एक्शन के पीछे एक राष्ट्रीय अपमान का दर्द था, जब साइमन कमीशन का विरोध कर रहे लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बेरहमी से लाठियां बरसाईं और उनकी जान चली गई। इस एक घटना ने भगत सिंह और उनके साथियों के खून में जैसे आग लगा दी। उनके 2 सबसे बड़े एक्शन उनकी बदलती सोच को दिखाते हैं। एक तरफ सॉन्डर्स की हत्या थी, जो लालाजी की मौत का सीधा बदला था, और दूसरी तरफ था सेंट्रल असेंबली में बम फेंकना, जिसका मकसद किसी को मारना नहीं था, बल्कि अपनी विचारधारा से, अपनी आवाज से पूरे देश और दुनिया को जगाना था। असेंबली में बम फेंकना कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक पूरी तरह से सोची समझी योजना थी। उनका मकसद था ध्यान खींचना। उन्होंने ऐसे बम फेंके जिनसे किसी को चोट ना लगे, साथ में पर्चे भी फेंके, और सबसे बड़ी बात, वो भागे नहीं। उन्होंने जानबूझकर गिरफ्तारी दी। क्यों? ताकि अदालत को अपनी आवाज बुलंद करने का एक स्टेज बनाया जा सके। और बम फेंकने के बाद उन्होंने वो नारा लगाया जो बहुत जल्द पूरे आजादी के आंदोलन की आवाज बन गया, इनकलाब जिंदाबाद। गिरफ्तारी के बाद उनकी असली लड़ाई शुरू हुई, और ये लड़ाई हथियारों की नहीं थी। ये लड़ाई थी जेल की सलाखों के पीछे, विचारों की, आत्मबल की। देखिए, भगत सिंह सिर्फ एक एक्शन हीरो नहीं थे, वो एक बहुत गहरे विचारक थे, एक इंटेलेक्चुअल थे। जेल में रहते हुए उन्होंने सैकड़ों किताबें पढ़ी, लेनिन, मार्क्स, दुनिया भर के महान विचारकों को पढ़ा। जेल उनके लिए मानो एक यूनिवर्सिटी बन गई थी। 116 दिन, 116 दिन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस जिद का, उस अटूट इरादे का सबूत है जो ब्रिटिश हुकूमत के सामने चट्टान बनकर खड़ा हो गया था। उन्होंने 116 दिनों की ऐतिहासिक भूख हड़ताल की, और उनकी मांग क्या थी? अपने लिए कोई रियायत नहीं, बल्कि सभी भारतीय राजनीतिक कैदियों के लिए बराबरी का हक, सम्मानजनक व्यवहार। जेल के अंदर भी ये लड़ाई गरिमा की लड़ाई थी। तो चलिए, अब कहानी वापस उसी आखिरी दिन पर लौटती है। लेकिन अब हम जानते हैं कि फांसी के तख्ते की तरफ बढ़ने वाला वो नौजवान सिर्फ एक क्रांतिकारी नहीं, बल्कि एक महान विचारक और आदर्शवादी भी था। 23 मार्च 1931 जब जेलर उन्हें फांसी के लिए बुलाने आया, तो भगत सिंह लेनिन की जीवनी पढ़ रहे थे। सोचिए, मौत दरवाजे पर खड़ी थी और वो ज्ञान की दुनिया में डूबे हुए थे। उन्होंने जेलर की तरफ देखा, मुस्कुराए और कहा, ठहरो, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। ये उनकी निडरता थी, अपने आदर्शों के लिए अटूट विश्वास। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु तीनों दोस्त एक दूसरे के गले मिले और मस्ती में गाते हुए फांसी के तख्ते तक गए। उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और उसे खुद ही अपने गले में डाल लिया। ये मौत पर जिंदगी की जीत का नजारा था। जैसा उन्होंने खुद कहा था,
वो मुझे मार तो सकते हैं, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं, लेकिन मेरी आत्मा को नहीं कुचल पाएंगे। उनका शरीर तो उस रात खत्म कर दिया गया, लेकिन उनके विचार वो हमेशा के लिए अमर हो गए। और आज भी जब कहीं अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठती है तो उस आवाज में भगत सिंह जिंदा होते हैं। आज़ादी तो हमें मिल गई, पर ये कहानी, ये दास्तां हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हम वो भारत बना पाए हैं जिसका सपना भगत सिंह ने देखा था? इस सवाल का जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना होगा।